हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 6 बैंकिंग फ्रॉम द यूनिट मनी एंड बैंकिंग। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर लेट मी रिमाइंड यू, आपने अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। चैप्टर 6 बैंकिंग में फर्स्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक। नाउ व्हाट इज सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक होता क्या है? सेंट्रल बैंक जो है वो एक एपेक्स बॉडी है। What do we mean by apex? Apex means most important. Apex body. Central bank is the apex body. क्या करती है central bank? Central bank is the apex body that controls, operate, regulates एंड डायरेक्ट। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट। तो कैसे याद रखेंगे? CORD, कॉल्ड। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स व्हाट? The entire financial and banking system of the country. तो क्या करती है? Control, operate, directs and regulates the entire banking and monetary system of the country। हमारी कंट्री का पूरा बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है और डायरेक्ट। अब मॉनेटरी सिस्टम क्या है? व्हाट इज मॉनेटरी सिस्टम? तो मॉनेटरी सिस्टम में आते हैं बैंक्स। जितने भी बैंक्स हैं हमारे, वो पब्लिक हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, ऑल काइंड ऑफ बैंक्स। पब्लिक हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ बैंक। ठीक है, और उसके अलावा क्या आता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसके अलावा हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया। तो ये सब किस में आते हैं? मॉनेटरी सिस्टम में। तो सिर्फ जो सेंट्रल बैंक है वो सिर्फ हमारे बैंक्स को ही नहीं कंट्रोल करता है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द कंप्लीट मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री। सो दैट इज सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक जो है, जितने भी बैंक्स होते हैं ना हमारी कंट्री में, तो उनका जो फादर फिगर है, फादर फिगर से मतलब उनको जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, तो एक होता है हेड बैंक जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। तो देयर इज वन हेड बैंक विच इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक। ठीक है, एक हेड बैंक होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। और हमारी कंट्री का हेड बैंक क्या है? RBI। विच इज द हेड बैंक ऑफ आवर कंट्री? RBI। क्या बोलते हैं इसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, RBI। तो एक हेड बैंक होता है सेंट्रल बैंक। अब इस सेंट्रल बैंक के अंदर काफी सारे बैंक्स आते हैं। जैसे वो बैंक्स एग्जाम्पल ले लो, SBI हो गया, है ना, HDFC हो गया, HSBC हो गया। तो गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, सब तरीके के बैंक्स जो हैं वो सेंट्रल बैंक मतलब RBI के अंडर ऑपरेट करेंगे। तो एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI, अमेरिका का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व सिस्टम। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक हो गया RBI, अमेरिका का हो गया फेडरल
फेडरल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, इंग्लैंड का हो गया बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो एवरी कंट्री, क्योंकि हर कंट्री का मॉनेटरी सिस्टम है, तो एवरी कंट्री एक्सेप्ट कि अपने एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक। अब ये जो आरबीआई है, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1935। इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस आरबीआई जो है वो एस्टैब्लिश हो गया था। एक याद रखना है, आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में और आरबीआई नेशनलाइज हुआ था। नेशनलाइज होने का मतलब है कि गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आया था। तो दो डेट्स याद रखनी है, एस्टैब्लिश, आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में और नेशनलाइज हुआ था 1949 में। देश आज़ाद होने के बाद गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था। उससे पहले आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था 1935। सो दैट इज द होल हिस्ट्री अबाउट आरबीआई, अपेक्स बॉडी ऑफ द कंट्री, विच इज सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बॉडी। क्या करता है सेंट्रल बैंक? CORD, कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री। मैंने आपको ये भी बताया कि मॉनेटरी सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है। बैंक्स इंक्लूड करता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड करता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंक्लूड करता है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इंक्लूड करता है। तो मॉनेटरी सिस्टम का मतलब सिर्फ बैंक नहीं है, मॉनेटरी सिस्टम का मतलब एक वाइडर कंसेप्ट है। नाउ विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री? हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1935 एंड नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1949। ठीक है, तो बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक के अंडर ऑपरेट करते हैं और इन छोटे छोटे बैंक्स या इन बड़े बड़े बैंक्स रैदर, ऑल दीज बैंक्स आर टर्म्ड एज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स, इन सब बैंक्स को हम क्या बोलते हैं? इन सब बैंक्स को हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक। दीज बैंक्स आर कॉल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो ये जितने भी ये वाले बैंक्स होते हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक। तो जो भी, लेट इट बी गवर्नमेंट बैंक, लेट इट बी प्राइवेट बैंक, लेट इट बी फॉरेन बैंक, ये सब बैंक्स को हम क्या टर्म यूज करेंगे? कमर्शियल बैंक। और जो हेड बैंक है उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? उसके लिए यूज करेंगे सेंट्रल बैंक। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट जो सेंट्रल बैंक के बारे में आपको बताना था। दिस इज द आरबीआई। तो ये चैप्टर जो है क्या कवर करेगा? ये चैप्टर कवर करेगा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो 4 मेजर फंक्शंस है हमारे सेंट्रल बैंक के जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट आर दीज 4 मेजर फंक्शंस? उसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, विच इज कॉल्ड बैंक ऑफ इशू। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज बैंक ऑफ इशू, या उसको करेंसी अथॉरिटी भी बोलते हैं। नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू गेट इन योर एग्जाम? किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है? एग्जाम में मोस्टली आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, जैसा आप क्लास 10 तक करते आए हैं कि एक आपको बोल दिया सेंट्रल बैंक है, उसके फंक्शंस बताओ। यू विल बी गिवन वन फंक्शन और उस फंक्शन को एलैबोरेट करना होगा। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो बैंक ऑफ इशू है, जिसको करेंसी अथॉरिटी भी बोलते हैं। कौन इशू करता है? हम क्या यूज करते हैं? हम मनी यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेपर नोट्स, राइट। वो 10 रुपए का नोट हो, वो 100 रुपीज का नोट हो, वो 200 रुपीज का नोट हो, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, हु इशूज? कौन इशू करता है पेपर नोट्स और कॉइन्स? पेपर नोट्स आर बेसिकली इशूड बाय आरबीआई, मतलब सेंट्रल बैंक। ठीक है, मोस्टली हम क्योंकि कॉमन बात कर रहे हैं तो हम वर्ड सेंट्रल बैंक ज्यादा यूज करेंगे rather देन यूजिंग आरबीआई। ठीक है, तो कौन इशू करता है पेपर करेंसी? किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक इज द अथॉरिटी दैट इशूज पेपर नोट्स। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है सेंट्रल बैंक का दैट इज बैंक ऑफ इशू या इशू ऑफ करेंसी। सेंट्रल बैंक जो है वो सोल अथॉरिटी है, मतलब सिर्फ अकेली ही ऐसी अथॉरिटी है जो पेपर करेंसी इशू करती है।
ठीक है, देयर इज एन एक्सेप्शन, जितने भी कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स मतलब 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन और अब तो 20 रुपी कॉइन भी आ गए, एंड 1 रुपी नोट, ये दो चीजें, ये चीजें कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर कंट्री का? ठीक है, अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ इस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर इज निर्मला सीतारमण, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो कॉइन्स, जितने भी कॉइन्स होते हैं और 1 रुपी नोट होता है वो इशू करता है। बाकी की जितनी भी हमारी करेंसी है वो आरबीआई इशू करता है। आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी, एक ही अथॉरिटी है जो करेंसी इशू करता है। ऐसा क्यों? पूरी कंट्री है, इतनी बड़ी लार्ज कंट्री है, तो वाई ओनली 1 अथॉरिटी? फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। एक अथॉरिटी अगर कुछ काम करेगी और इतना बड़ा काम है तो काम स्लो हो जाएगा या बहुत एफर्ट लगेगा। तो वाई इज आरबीआई द ओनली सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग द currency? Why RBI is the only authority that issues the currency? The reason behind it is that अगर बहुत सारी अलग अलग अथॉरिटीज, मान लीजिए एक ए बैंक है, एक बी बैंक है, एक सी बैंक है, सबको राइट्स दे दिए कि चलो आप भी इशू कर लो करेंसी, आप भी कर लो और आप भी कर लो, तो व्हाट विल हैपन? जो 100 रुपीज़ का नोट ए प्रिंट करेगा और जो 100 रुपीज़ का नोट बी प्रिंट करेगा उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, कलर डिफरेंस आ जाएगा या मेकिंग डिफरेंस आ जाएगा। तो क्योंकि सोल अथॉरिटी है तो इसीलिए क्या रहता है? यूनिफॉर्मिटी रहती है, एक जैसा रहता है ना। तो आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी। तो उससे क्या एडवांटेज हो जाती हैं? बिकॉज आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी, तो क्या एडवांटेजेस हैं? दैट यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन आ जाता है, नोट सर्कुलेशन में यूनिफॉर्मिटी आ जाता है, सब एक ही जैसा नोट इशू कर पाते हैं। ये क्योंकि आरबीआई है, सेंट्रल बैंक के पास बैंक ऑफ इशू का पावर है, तो उसको पावर मिलता है टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। कंट्री की मनी सप्लाई कम या ज़्यादा करने के लिए सेंट्रल बैंक हैज़ द पावर, ठीक है। अगर 3-4 बैंक होंगे तो फिर मनी सप्लाई अगर इसने कंट्रोल किया तो ये लूज़ कर देगा या ये लूज़ कर देगा, जिसकी वजह से एक अथॉरिटी के पास सारा कंट्रोल नहीं है। तो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने का कंट्रोल आरबीआई के पास आ जाता है क्योंकि इट कैन इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई, ठीक है। व्हाट एल्स? टू इंश्योर पब्लिक फेथ। ये याद रखना है जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन गिव्स सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई एंड इंश्योर्स पब्लिक फेथ। अगर एक ही अथॉरिटी है, देयर इज अ सिंगल अथॉरिटी दैट इज इशूइंग करेंसी, तो आपका फेथ रहेगा, आपका विश्वास रहेगा कि ये नकली नहीं हो सकता है। द चांसेस ऑफ इट बीइंग अ फॉल्स करेंसी इज वेरी वेरी लेस। तो पब्लिक फेथ जो है करेंसी में तभी डेवलप होता है व्हेन आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन स्टेबलाइजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी। मनी की इंटरनल वैल्यू और एक्सटर्नल वैल्यू को, मीन्स बेसिकली सिचुएशंस ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करेक्ट करने के लिए भी हेल्प करता है। इसके बारे में इलैबोरेट करेंगे पॉइंट को फर्दर इन द चैप्टर। तो बैंक ऑफ इशू क्या है, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी फॉर इशूइंग करेंसी इन द कंट्री। जितने भी पेपर नोट्स होते हैं वो आरबीआई इशू करती है, जितने भी कॉइन्स होते हैं और 1 रुपी नोट होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, ठीक है। आरबीआई जो है उसकी एक मॉनेटरी लाइबिलिटी है, एक ऑब्लिगेशन है टू बैकअप। जब ये करेंसी इशू करती है ना, ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी कभी हम छोटे थे तो सोचते थे कि जब हम खुद अपने नोट प्रिंट करते हैं, राइट, आप लोग भी कभी कभी सोचते होंगे कि जो हमारे पास अपनी मशीन है नोट प्रिंटिंग की, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ नोट्स प्रिंट कर दो, सबको बांट दो, सबके पास पैसा आ जाएगा, गरीबी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं होता है बेटा। आरबीआई जो है ऐसा नहीं है कि कितने भी नोट प्रिंट करके दे देती है। जितने भी आरबीआई नोट प्रिंट करके इशू करती है मार्केट में, उतने ही अमाउंट ऑफ या उसके प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गोल्ड या फॉरेन एक्सचेंज या सिक्योरिटीज उसको अपने रिजर्व में दिखाना पड़ता है
खजाने में दिखाना पड़ता है कि मैं इतना गोल्ड खरीद रही हूँ तो मैंने इतनी करेंसी इशू करी। तो जब भी वो करेंसी इशू करती है उसको बैकिंग अप दिखाना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड बैकअप। उतना बैकअप दिखाना पड़ता है फॉर गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज या सिक्योरिटीज का। ठीक है, तो ऐसे ही इंडेफिनेट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती हैं। अगर उतनी जितना भी पैसा हम मार्केट में इशू कर देंगे तो क्या होगा, सबके पास पैसा आ जाएगा, डिमांड बहुत ज़्यादा है तो महंगाई बढ़ेगी, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा प्रॉब्लम्स का, राइट। तो याद रखना है, बैंक ऑफ इशू पेपर नोट्स इशू करती है आरबीआई, कॉइन्स और 1 रुपी नोट इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जितना भी करेंसी इशू होती है आरबीआई हैज एन ऑब्लिगेशन टू बैक इट अप विद गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज और सिक्योरिटीज। Uniformity, because RBI is the sole authority, it gives its uniformity in note circulation, it gives central bank power to influence money supply, ensures public faith in the currency system and helps stabilization of internal and external value of money. So that was the first function, which was bank of issue. Moving on to the second function, which is banker to government. Now what do we mean by banker to government? अच्छा, आप लोगों ने अपना बैंक अकाउंट, आपके पेरेंट्स ने या आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया होगा, राइट। आपके पेरेंट्स ने या आपने, सेकेंड फंक्शन है बैंकर टू गवर्नमेंट, आपके पेरेंट्स ने या आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया होगा, है ना। तो आपका बैंक अकाउंट किस में होता है, कमर्शियल बैंक में होता है, किसी का HDFC में है, किसी का SBI में है। तो प्रोसेस कैसे चलता है कि आरबीआई में कौन अकाउंट खुलवाता है, आरबीआई में अकाउंट खुलवाते हैं बाकी के कमर्शियल बैंक्स। जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं वो आरबीआई में अकाउंट खुलवाते हैं, और जनरल पब्लिक, हमारे और आपके जैसे लोग किस में अकाउंट खुलवाते हैं, कमर्शियल बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। और आरबीआई में अकाउंट कौन खुलवाता है, आरबीआई किसका अकाउंट मेंटेन करता है, गवर्नमेंट का अकाउंट मेंटेन करता है, राइट। तो आरबीआई दो लोगों का अकाउंट मेंटेन करता है, एक मेंटेन करता है कमर्शियल बैंक का अकाउंट और एक मेंटेन करता है गवर्नमेंट का अकाउंट। ठीक है, तो पहले बैंकर टू गवर्नमेंट पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं कि हमारे लिए हमारा बैंक क्या करता है। क्या करता है आपका बैंक, आपके लिए क्या करता है। आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया, उसका मतलब क्या है, व्हाट डज दैट मीन, दैट आप अपने बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करा सकते हो। तो बैंक आपके लिए आपका अकाउंट मेंटेन करता है, आपके बिहाफ पे पेमेंट्स भी करता है कभी कभी, है ना। बिजली का बिल, पानी का बिल डायरेक्टली भी पे कर देता है आपके बिहाफ पे, अगर आप अलाउ करते हो ऑटो पे, राइट। आपके बिहाफ पे रिसीव भी करता है, रिसिप्ट ऑफ मनी भी करता है, आपको लोन भी देता है। तो ये सब काम आपका बैंक आपके लिए करता है। अब गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है, गवर्नमेंट का बैंक कमर्शियल बैंक नहीं है। गवर्नमेंट किसके पास अकाउंट खुलवाती है, आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास। तो बैंकर टू गवर्नमेंट इज बेसिकली द फंक्शन इन विच द आरबीआई, सेंट्रल बैंक, एक्ट एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट। अब बैंकर टू गवर्नमेंट ना इतना छोटा फंक्शन नहीं है। बैंकर टू गवर्नमेंट कवर्स 3 मेजर फंक्शन, 3 मेजर फंक्शन जो है वो कवर करता है बैंकर टू गवर्नमेंट। व्हाट आर दीज 3 मेजर फंक्शन, 3 मेजर फंक्शन में एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए आरबीआई क्या है, बैंकर है। आरबीआई क्या है, बैंकर है। बैंकर के टर्म्स में मैंने आपको बताया था क्या क्या करता है आरबीआई एज अ बैंकर। आरबीआई एज अ बैंकर क्या क्या कर रहा है, आरबीआई एज अ बैंकर अकाउंट मेंटेन कर रहा है गवर्नमेंट का। बेसिकली आरबीआई एज अ बैंकर विल मेंटेन द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो बैंकर के लिए क्या करेगा, मेंटेन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का अकाउंट मेंटेन करेगा। और क्या करेगा, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट्स करेगा और रिसिप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट रिसिप्ट्स, accept receipts and make payments on the behalf of गवर्नमेंट। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट पेमेंट्स एक्सेप्ट करता है और रिसिप्ट करता है।
पेमेंट रिसीव करता है और पेमेंट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और क्या करता है, लोन देता है ना, गवर्नमेंट को लोन्स देता है, तो एडवांस या लोन्स, प्रोवाइड लोन्स। तो एज अ बैंकर क्या कर रहा है आरबीआई, मतलब बैंकर टू गवर्नमेंट, मतलब आरबीआई इज अ काइंड ऑफ अ बैंकर टू गवर्नमेंट। जैसे हमारा बैंक होता है कमर्शियल बैंक, मेरा बैंक है मान लो HDFC या SBI में मेरा अकाउंट है, तो मेरा बैंक जो मेरे लिए करता है वही आरबीआई गवर्नमेंट के लिए करता है। तो गवर्नमेंट का बैंक जो है वो आरबीआई के, तो बैंकर तो हो गया। और क्या करता है, और इट एक्ट एज एन एजेंट, इट एक्ट एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट। अब इसको समझने के लिए ना एक सिंपल सा कंसेप्ट समझना कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट किससे बोरो करती है, जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, व्हाट डज इट, वेयर डज इट बोरो फ्रॉम, कहाँ से पैसा बोरो करती है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम आरबीआई से बोरो कर लेती है, सेंट्रल बैंक से बोरो कर लेती है, और कहाँ से बोरो करती है, और मैम फॉरेन कंट्री से बोरो कर लेती है। US, UK, वहाँ से कहीं से बोरो कर लेगी, वर्ल्ड बैंक से बोरो कर लेती है, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो कर लेती है कहीं ना कहीं से। और कहाँ से बोरो करती है, और गवर्नमेंट बोरो करती है जनरल पब्लिक से, आपसे और हमसे भी बोरो करती है। हमसे कैसे बोरो करेगी बैंक गवर्नमेंट, आपने कभी देखा है गवर्नमेंट को बोलते हुए कि मुझे लोन दे दो, और हमने जाके गवर्नमेंट को लोन सैंक्शन किया। कैसे बोरो करती है गवर्नमेंट जनरल पब्लिक से, जनरल पब्लिक से बोरो करने के लिए गवर्नमेंट क्या निकालती है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकालती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकालती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होते हैं, एक पेपर होता है जिसमें लिखा होता है कि गवर्नमेंट ने हमसे ये पैसा लिया है और गवर्नमेंट इस पैसे पे हमें 10% या 8% जितना भी परसेंट है इस पे इंटरेस्ट है। तो गवर्नमेंट ये सिक्योरिटीज हमें बेचती है इन द फॉर्म ऑफ गिविंग अस लोन। तो गवर्नमेंट को अगर लोन लेना होता है तो कहाँ से लेती है, आरबीआई से लेती है, फॉरेन कंट्रीज लेती है, वर्ल्ड बैंक से भी ले लेती है, और जनरल पब्लिक आपसे और हमसे भी लेती है। तो आपसे और हमसे लोन लेने के लिए गवर्नमेंट क्या इशू करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है। इट इज़ जस्ट लाइक अ पेपर, इस पर गवर्नमेंट लिख देती है कि भाई ये मैं इनसे लोन ले रही हूँ और 10% के रेट से इंटरेस्ट दूँ। तो ये जो सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट इशू करती है, ये जाके आपको डायरेक्टली तो नहीं बेचेगी ना गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली आके आपको बोलेगी कि मिस्टर ए मिस्टर बी आप ले लीजिए हमसे लोन। तो क्या करती है, गवर्नमेंट का एक एजेंट होता है जो जाके आपको सिक्योरिटीज़ बेचता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का एजेंट कौन है, आरबीआई। तो एजेंट के फॉर्म में आरबीआई क्या करती है, एजेंट के फॉर्म में आरबीआई गवर्नमेंट के डेट्स मतलब लोन्स मेंटेन करती है। अब लोन्स मेंटेन करती है बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं गवर्नमेंट के डेट्स मेंटेन करती है, पब्लिक डेट्स। तो क्या करती है, एज एन एजेंट मैनेजेस पब्लिक डेट्स ऑफ द गवर्नमेंट के पब्लिक डेट्स जो हैं वो मैनेज करती है गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द वो मैनेज करती है आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई मैनेज करती है गवर्नमेंट के पब्लिक डेट्स मतलब बोरिंग्स और लेंडिंग्स फ्रॉम जनरल पब्लिक, ठीक है। तो लास्ट जो हमारा पार्ट आएगा एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, हमेशा याद रखना है अगर क्वेश्चन आया है बैंकर टू गवर्नमेंट उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें सिर्फ बैंकर समझाना है। ऐसा नहीं है कि हमें अलग से क्वेश्चन आएगा बैंकर्स टू एजेंट टू गवर्नमेंट का क्वेश्चन आएगा तो हम एजेंट समझाएंगे। तो जैसे ही क्वेश्चन आता है एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट समझाना है कमर्शियल सेंट्रल बैंक का फंक्शन, तो हमें तीनों पार्ट्स बैंकर, एजेंट एंड लास्ट इज फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑल्सो आरबीआई एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। जैसे अकबर के लिए कौन था, बीरबल, ऐसे ही गवर्नमेंट के लिए कौन है, आरबीआई। जब भी मुश्किल में होता था अकबर तो किसके पास जाता था, बीरबल के पास जाता था ना, सॉल्यूशंस निकालना, प्रॉब्लम, इस दुविधा में फंस गए हैं तो क्या करें।
सिमिलरली जब गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस में होती है या अदर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, तो गवर्नमेंट किसके साथ एडवाइस लेती है, किससे एडवाइस लेती है? एडवाइस लेती है RBI। तो इट फ्रॉम टाइम टू टाइम इट टेक एडवाइस फ्रॉम RBI ऑन इट्स इकोनॉमिक, फाइनेंशियल and monetary matters। ठीक है, तो अपने फाइनेंशियल, मॉनेटरी और इकोनॉमिक मैटर्स पे एडवाइस लेती है RBI से गवर्नमेंट। सो दैट इज बेसिकली बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर एज अ फंक्शन ऑफ बैंकर टू गवर्नमेंट फंक्शन ऑफ RBI। तो हमने दो फंक्शंस कर लिए हैं, बैंक ऑफ इशू एंड बैंकर टू गवर्नमेंट। कैसे बैंकर है? एज अ बैंकर, एज एन एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। हमें तीनों पार्ट्स लिखने होते हैं कि एज अ बैंकर क्या करती है, उनका अकाउंट मेंटेन करती है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिसिप्ट और पेमेंट करती है, गवर्नमेंट को लोन देती है। एज एन एजेंट के फॉर्म में जब गवर्नमेंट को जनरल पब्लिक से लोन लेना है तो उनके सिक्योरिटीज इशू करना, बेचना या खरीदने का काम, मतलब मैनेज करती है क्या? पब्लिक डेट्स। और फाइनेंशियल एडवाइजर इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और मॉनेटरी मैटर्स में एडवाइज करती है, दैट इज बैंकर टू गवर्नमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज बैंकर्स बैंक, द थर्ड मेजर फंक्शन। टोटल 4 फंक्शंस हैं। इस वीडियो में हम 3 मेजर फंक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे एंड लास्ट का जो फंक्शन है वो थोड़ा बिग फंक्शन है, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो मेरी फॉलो कर सकते हैं। तो बैंकर्स बैंक या सुपरवाइजर, एज अ बैंकर्स बैंक या बैंकर टू कमर्शियल बैंक भी बोलते हैं। बैंकर टू कमर्शियल बैंक में RBI क्या करती है? बैंकर टू कमर्शियल बैंक में जिस तरह से मैंने आपको बताया था, हमारा बैंक कौन है, हम अपना बैंक पैसा किसके पास डिपॉजिट कराते हैं? कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक के पास, राइट। तो कमर्शियल बैंक किसके पास डिपॉजिट कराती है अपना पैसा? सेंट्रल बैंक के पास। अपना मनी किसके पास डिपॉजिट कराती है? सेंट्रल बैंक के पास। तो कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है? हमारा बैंक है कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक किसके पास मनी डिपॉजिट कराएगी? मतलब SBI, अगर मान लीजिए एक बैंक लेके चल देते हैं कि SBI है, ठीक है, तो SBI किसके पास डिपॉजिट कराएगी? SBI अपना डिपॉजिट कराएगी सेंट्रल बैंक के पास, है ना। तो सेंट्रल बैंक कौन है? RBI के पास। तो SBI का बैंक क्या है? RBI। तो एज अ बैंकर्स बैंक या सुपरवाइजर, अब इसी फंक्शन में 2 फंक्शंस हैं। एक है बैंकर्स बैंक, मतलब बैंकर टू कमर्शियल बैंक, एंड सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बैंकर्स बैंक डिस्कस करते हैं। तो बैंकर्स बैंक में मेजर 3 फंक्शंस हैं, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्विकली एक एक करके तीनों फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बैंकर्स बैंक के ऊपर तो हमें ईच फंक्शन, तीनों फंक्शन समझाने हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कस्टोडियन समझा के आ गए। तो फर्स्ट जो फंक्शन है दैट इज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। अच्छा, इसके बारे में एक्चुअली तो हम आगे बढ़ेंगे, ये पूरा एक बहुत डिटेल टॉपिक है। जितना भी डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट आता है किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास। वॉट एवर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक इज रिसीविंग, जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक रिसीव कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट की फॉर्म में जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक रिसीव कर रही है, वो क्या करती है? जितना भी डिपॉजिट रिसीव करती है उससे क्या करती है? कमर्शियल बैंक लोन दे देती है ना। हम जैसे लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं और बैंक ये छोटा छोटा अमाउंट डिपॉजिट इकट्ठा करके आगे लोन दे देती है। तो मान लो बैंक को 10 लाख रुपीज़ रिसीव हुआ, तो क्या वो 10 लाख का लोन दे पाएगी? नहीं, उसको कुछ पैसा अलग से उठा के रख देना होता है। वैसे तो 2 अलग अलग उसको उठा के रखना होता है, 2 पार्ट्स में दे हैव टू कीप इट सेपरेटली। तो 10 लाख में से मान लीजिए 2 लाख एक पार्ट में रखना है और 2 लाख एक पार्ट में रखना है, तो वो लोन कितने का दे पाएगी? सिर्फ 6 लाख का दे। अब ये जो 2 लाख मनी अलग से उठा के रखा है, व्हाट इज दिस 2 लाख एंड 2 लाख? ये सेकेंड वाला 2 लाख तो आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, डिटेल में। इस वीडियो में सिर्फ मैं ये फर्स्ट वाला 2 लाख, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि सेम अमाउंट हो, ये तो मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में सेम अमाउंट ले लिया है। तो ये जो 2 लाख रुपीज़ होता है ये किसके पास रखवाना पड़ता है? ये RBI के पास रखवाना पड़ता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैश
रिजर्व रेशियो, रिजर्व क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। किस फॉर्म में रखवाना पड़ता है, ये इनको अपने रिजर्व की फॉर्म में आरबीआई के पास पैसा रखवाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो आरबीआई क्या करती है, इसकी देखभाल करती है। आरबीआई इस पैसे को यूज नहीं कर सकती है। ये 2 लाख रुपीज सेंट्रल बैंक कहाँ रखवा देगी, ये 2 लाख रुपीज सेंट्रल बैंक रखवा देगी आरबीआई, कमर्शियल बैंक रखवा देगी आरबीआई के पास, ठीक है। आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक के पास। तो कमर्शियल बैंक ने ये 2 लाख रुपीज आरबीआई के पास रखवाया और आरबीआई इसकी सिर्फ देखभाल करेगी, उसकी कस्टोडियन होगी, गार्जियन की तरह देखभाल करेगी, उस पैसे को यूज नहीं कर सकती। सो दैट इज कॉल्ड कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। ये कैश रिजर्व क्यों रखवाना होता है, ये पैसा तब यूज होता है जब बैंक किसी मुश्किल में फंस जाता है, ठीक है। तो दिस मनी इज जस्ट केप्ट एज अ सिक्योरिटी अमाउंट। जब भी बैंक को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी या बैंक वाइंड अप होगा, बंद हो जाएगा, उस टाइम में वो ये पैसा निकाल के यूज कर सकते। तो ये कुछ सेफ्टी डिपॉजिट होता है जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सीआरआर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व मतलब जितने भी कैश रिजर्व है कमर्शियल बैंक के, जितना भी टोटल डिपॉजिट होता है उसका एक हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व हम किसके पास रखवाते हैं, आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक रखवाती है एज अ कस्टोडियन, ध्यान देखभाल रखने के लिए। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। नाउ व्हाट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट को समझने के लिए पहले समझते हैं कि अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है, आई नीड सम मनी और यू नीड सम मनी, आप सब स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 के, तो आपको पैसे की ज़रूरत है, किसके पास जाएंगे, whom will you go to? You will go to your parents. पेरेंट्स के पास जाएंगे। पेरेंट्स ने बोला नहीं, वी कैन नॉट अफोर्ड टू गिव यू, पेरेंट्स ने मना कर दिया। फ्रेंड्स के पास जाएंगे, फ्रेंड्स भी आप ही के जैसे हैं, उन्होंने भी मना कर दिया। अब किसके पास जाएंगे, हु इज द पर्सन टू योर रेस्क्यू, कौन, किसके पास जाएंगे, लास्ट में किसके पास जाएंगे, दादा दादी के पास जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स, है ना। तो ग्रैंड पेरेंट्स आउट ऑफ द लव कह देंगे हाँ हाँ ले लो। तो ग्रैंड पेरेंट्स कौन है, लास्ट पर्सन टू आस्क फॉर, लेकिन हमें श्योरिटी है कि वहां से तो मिल ही जाएगा पैसा, है ना। सिमिलरली यहाँ पर होता है, जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो कमर्शियल बैंक किससे लेती है, कमर्शियल बैंक सबके पास जाती है, दूसरे बैंक्स के पास जाती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाती है, फॉरेन बैंक्स के पास जाती है, और जब कहीं से भी पैसा नहीं मिलता तो किसके पास जाती है, आरबीआई के पास जाती है। तो उसका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहाँ है, आरबीआई। तो आरबीआई तो पैसा दे ही देगा। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब व्हेन कमर्शियल बैंक इज नॉट एबल टू अरेंज इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज, जब वो दूसरे सोर्सेज से मैनेज नहीं कर पाती है लोन, देन इट go to RBI for its financial requirement is lender of last resort, मतलब लास्ट में किसके पास जाएगी, RBI के पास जाएगी, ठीक है। एंड द लास्ट फंक्शन योर इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन में क्या समझाना है, बहुत ध्यान से समझना है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, एक पर्सन है पर्सन ए और एक पर्सन है पर्सन बी। पर्सन ए का अकाउंट है SBI में, पर्सन बी का अकाउंट है PNB बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल, दोनों का अपना अलग अलग बैंक में अकाउंट है। अब मान लीजिए कि ए हैज़ टू पे बी ₹1000, तो ए को बी को 1000 रुपीज़ देना है। तो ए के पास क्या है, SBI में अकाउंट है, तो ए के पास एक SBI की चेकबुक है, ये 1000 रुपीज़ का चेक बनाएगा, साइन करेगा और किसको दे देगा, बी को। अब बी के पास क्या आ गया, बी के पास एक चेक आ गया विच इज़ फ्रॉम व्हाट बैंक, SBI बैंक। अब बी SBI में तो नहीं जाएगा ना डिपॉजिट करने, उसका बैंक अकाउंट तो PNB में, तो वो अपने बैंक के पास जाएगा और ये चेक डिपॉजिट कर देगा, है ना। अब इस चेक को PNB में डिपॉजिट करने का मतलब कि SBI को PNB को पैसा देना है, SBI बैंक से पैसा निकल के PNB बैंक में जाएगा। तो क्या PNB SBI के पास जाएगा, वो बोलेगा लाओ पैसे दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कौन है यहाँ पे RBI है। RBI के पास 2 अकाउंट्स मेंटेन्ड है, एक अकाउंट है SBI का और एक अकाउंट है यहाँ पे PNB का, ठीक है। तो अब क्या करना है RBI को, ये चेक PNB बैंक किसको दे देगा, RBI को भेज देगा। तो RBI बोलेगा ठीक है मैं अमाउंट एडजस्ट करता हूँ। तो RBI जिसके पास SBI का भी अकाउंट है और PNB का भी अकाउंट है, SBI के अकाउंट से माइनस करेगा 1000 रुपीज़ और PNB के अकाउंट में 1000 रुपीज़ डाल देगा। तो क्या करा, उसे क्लियर कर दिया
इट इज अ क्लियरिंग हाउस फंक्शन, मतलब इट मैनेजेस द अकाउंट, मीन्स इट मैनेजेस द ट्रांसफर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टू बैंक्स, ठीक है। तो इट बिकम्स ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट टू एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस, होल्ड्स कैश रिजर्व ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक है सबके कैश रिजर्व होल्ड करता है और सब बैंक्स का अकाउंट आरबीआई के पास होता है और उनके अकाउंट्स को क्लियर कर देता है, सेटल कर देता है। क्लेम, क्या वर्ड यूज करेंगे? सेटल क्लेम्स, बैंक्स के क्लेम्स जो है वो सेटल कर देते हैं। तो क्या होता है, आपने जनरली देखा होगा कि जब आप किसी बैंक में चेक डिपॉजिट करने जाते हैं, अगर वो सेम बैंक का चेक है, मतलब अगर मान लो इसका भी एसबीआई में था, इसका भी एसबीआई में था, तो ये अगर एसबीआई में ही जाएगा डिपॉजिट करने तो सेम डे उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर वो किसी दूसरे बैंक का चेक है, पीएनबी में मैंने एसबीआई का चेक डिपॉजिट करा है, तो दैट विल टेक 1 or 2 वर्किंग डेज, क्योंकि ये चेक पहले आरबीआई के पास जाएगा, फिर आरबीआई यहाँ से माइनस करके यहाँ डालेगा, तो थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम लगता है, इसीलिए उसमें थोड़ा टाइम। तो दैट इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर हमने पढ़ा बैंकर टू कमर्शियल बैंक या बैंकर्स बैंक। तो बैंकर्स बैंक में भी याद रखना है, सिर्फ बैंकर नहीं समझाना है, 3 काम करता है कमर्शियल बैंक के लिए आरबीआई। बेसिक काम तो करता ही है, बेसिक काम तो करता ही है, मतलब उसके डिपॉजिट मेंटेन करता है, उसको लोन देता है, उसके बिहाफ पे अमाउंट रिसिप्ट और पेमेंट भी करता है कभी कभी। लेकिन और क्या मेजर फंक्शन करता है? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, देखभाल करता है उसके कैश रिजर्व की। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, उसके दादाजी हैं, जो कहीं से भी अगर पैसा नहीं मिला तो आरबीआई से ले लेंगे। और क्लियरिंग हाउस फंक्शन है कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट को क्लेम्स को सेटल करना। अब एक छोटा सा वर्ड है यहाँ पे, सुपरवाइजर। कौन होता है सुपरवाइजर? हु इज अ सुपरवाइजर? किसी कंपनी में कोई सुपरवाइजर देखा है? सुपरवाइजर क्या करता है, क्या काम होता है सुपरवाइजर का? हाँ, व्हाट इज अ सुपरवाइजर? सुपरवाइजर क्या करता है? सुपरवाइज करता है। ये तो मैम आपने वही बोल दिया, सुपरवाइजर सुपरवाइज कर, सुपरवाइजर सुपरवाइज ही करेगा। सुपरवाइज करने का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्ट करेगा, बताएगा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। किसी भी चीज़ की परमिशन अगर चाहिए तो वर्कर किससे लेगा? सुपरवाइजर से लेगा, राइट। कि अगर नया बैंक खोलना है, न्यू बैंक खोलना है, 2 बैंक्स को मर्ज करना है, ठीक है, अगर कोई बैंक को वाइंड अप करना है, मतलब बंद करना है, तो ऑल द मेजर डिसीजंस जो हैं वो सुपरवाइजर ही लेता है। एक्सपेंशन करना है, ठीक है, तो ये सारे डिसीजंस जो है सुपरवाइजर लेगा। और सुपरवाइजर कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई एक्ट एज अ सुपरवाइजर टू ऑल द कमर्शियल। तो जो भी डिसीजन मेजर लेना होगा कमर्शियल बैंक आरबीआई से परमिशन लेके फिर। तो हमने आज की वीडियो में क्विक जो है कंक्लूड कर लेते हैं। आज की वीडियो में हमने 3 मेजर फंक्शंस पढ़े हैं आरबीआई के। बैंक ऑफ इशू, जिसको करेंसी अथॉरिटी भी बोलते हैं। बैंकर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक है जिसमें 3 पार्ट्स आ जाते हैं। बैंकर्स, गवर्नमेंट बैंक एज अ बैंकर, एज एन एजेंट एंड एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। एंड बैंकर्स बैंक जिसमें सुपरवाइजर भी आ जाता है। बैंकर्स बैंक में 3 फंक्शंस हैं अदर देन द बेसिक फंक्शन, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड क्लियरिंग हाउस फंक्शन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकूँ। डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोज़ को देख सकें, मुझे फॉलो कर सकें। डू लाइक माई वीडियोज़ एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।